गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम दो पार्ट्स में लेंगे। पहले पार्ट में केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से थर्मोडायनेमिक्स को और डिटेल में जाके पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। फाइन। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर इसमें से मिले थे और हर बार मिलेंगे बेटा, क्योंकि 3 चैप्टर आपके कवर करता है। थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, केटीजी की बात करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स। तो 3 चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कवर होते हैं। और लास्ट ईयर की अगर आप बात करें तो जो टोटल आपके 14 पेपर्स थे, उसमें से 32 क्वेश्चंस आपको इस सेक्शन में से मिले थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस, बहुत ज्यादा हैवी नहीं मिलते। कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर कहूंगा ट्विस्टिंग होगी, बट चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स। फाइन। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इस पे आता है वो आता है आइडियल गैस के बारे में। सो व्हाट इज आइडियल गैस? ठीक है, तो आप सबको पता है ऐसी गैस जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो पॉइंट मास की तरह ट्रीट होते हैं। पार्टिकल्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट मास। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइन। और इसके साथ ही एक चीज हमने और देखी थी कि आइडियल गैस में नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके आपस में नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। फाइन। उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोलिजन वगैरह तो होगा, ठीक है। एंड ऑल कोलिजन्स आर ट्रीटेड इलास्टिक। तो ये कुछ एजम्पशंस थे, ठीक। एक फॉर्मूला जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जनरली ये पता नहीं क्यों आप लोग याद नहीं रखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 number of molecules by volume into half mv square। क्लियर? यहां पे प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल की आप नहीं निकाल सकते, एक्चुअली इसे आप कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल ये वही है जिसे आपने याद किया था 3/2 kBT। kb is Boltzmann constant, kb is equal to r by na, that is Boltzmann constant। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। P इज प्रेशर, मैं लिख भी दे रहा हूं, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा। N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V इज वॉल्यूम। ठीक, तो कई बार टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेगा, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका इस पे आ जाएगा। इसके बाद सेकंड टर्म हमने पढ़ा था, वो था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि फॉर every degree of freedom, for every degree of freedom, internal energy per mole, per mole at temperature T। प्लीज ध्यान रखिएगा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो केल्विन में होगा, दैट इज U is equal to half RT per degree per mole। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, वो अभी बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की आगे। तो लेट्स से डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है,
तो 1 मोल की टी टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी 3/2 RT हो जाएगी। ठीक है, तो U इज इक्वल टू F/2 RT। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इंटरनल एनर्जी का एट टेम्परेचर T, वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हाँ, प्लीज ध्यान रखिएगा ये पर मोल है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। इसके बाद एक टर्म आया था मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इसे लेमडा से या एल से डिनोट किया जाता है। तो लेमडा का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बेटा, 1/√2 n डी स्क्वायर। ये आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर डेंसिटी भी इसे कहा जाता है। एंड डी इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्लियर है? तो ये जरा सी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी के साथ दूसरा एक और टर्म पढ़ा था हमने, हाँ, एवरेज टाइम ऑफ मीन फ्री टाइम। ओके, टाओ इसे आपने कहा था। हाँ जी, ये आपका हो जाता है लेमडा बाय वी। क्लियर? तो इसको आप लिखेंगे 1/√2 n डी स्क्वायर वी। फाइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा अगर आपको याद हो तो यहां पर v जो थी हमारी, ये आरएमएस स्पीड की बात होती है, एवरेज स्पीड की बात होती है, सारी की सारी जो थी, अभी उनकी भी फॉर्मूले लिखा रहा हूं आपको। तो चलिए लिख ही लीजिए। वी आर एम एस जब हमने बात की थी तो वो हमने आपसे कहा था 3RT/m। यहां पर T आपका टेम्परेचर है और m आपका मोलर मास है। प्लीज ध्यान रखिएगा मोलर मास को केजी में कन्वर्ट करने की, क्योंकि आपकी सारी वो एसआई यूनिट में दी होंगी। ठीक है, तो टेम्परेचर आप केल्विन में ले रहे हैं, आर को आप, बिल्कुल सही बात है, अगर आप उसे एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो फिर एम को भी आपको केजी में लेना पड़ेगा। तो एम आपको जनरली ग्राम में दिया होता है, कन्वर्ट करने का याद रखिएगा, नहीं तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑप्शंस में मिलता जरूर है। एवरेज वेलोसिटी की जब आप बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका था 8RT/πm, और इसके बाद भी मोस्ट प्रोबेबल, ये आपका था √2RT/m। ठीक है, तो वी आर एम एस आपकी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपकी वी एवरेज आती है, और फिर वी मोस्ट प्रोबेबल। कई बार तो इसी पे क्वेश्चन मिल जाता है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। अब बेटा अगर आप इसको देखें, ये आपका एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जो दो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच का जो टाइम है, ये डिपेंड करता है आपका लेमडा बाय वी पे, मैंने अभी अभी आपको बताया। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे 1/√2, इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम, इसको मैं लिखूंगा डी स्क्वायर, और यहां पे वी मेरा आएगा। तो इसके बेसिस पे मैं यहां डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, my tau is proportional to v by n d स्क्वायर। ओके, इसको लिख देते हैं √m/t लिख दें। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबकी जान है, सारे कुछ यही आ गया। ठीक है, अब अगर आपको एक ही गैस दी है, अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, तो m और d कांस्टेंट हो जाएंगे, तो जैसा आपको क्वेश्चन में मिले। बट ये अपने आप में सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा एवरेज उसका जो है, उसके लिए फॉर्मूला है। क्लियर है?
प्लीज ध्यान रखिएगा, V इज वॉल्यूम, हाँ, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब आप बात करेंगे, D इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल, M इज मोलर मास, T इज टेम्परेचर, और वो भी केल्विन में या एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। तो यहां पर जरा सी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो तीन रीजन की वजह से होती है। वन इज फ्रॉम ट्रांसलेशन, फिर होती है रोटेशन, ओके, और फिर एक आपकी आती है वाइब्रेशन की, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोटल भी, ठीक। अलग अलग केसेस में क्या होगा, तो पहली आपको गैसेस जो मिलेंगी वो मिलेंगी मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक। मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल गैस अगर कहीं लिखा है और नाम नहीं दिया गया तो आप उसे मोनो एटॉमिक ट्रीट करेंगे, जिसमें सिंगल एटम होगा। तो जब आप ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, कोई रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आएगी और वाइब्रेशन की भी नहीं आएगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 हो जाएंगी, फाइन। इसी तरह से नेक्स्ट आप बात करेंगे डायटोमिक, हाँ, मोनोटॉमिक की अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो हीलियम, आर्गन, ये वाली जो गैसेस हैं ये सब हमारी, ठीक। डायटोमिक की बात करेंगे तो जिसमें 2 एटम है, यानी क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस जो होंगी। इसमें जब आप बात करेंगे तो ट्रांसलेशन की 3 मिलेंगी आपको, फाइन। और रोटेशन की अगर आप बात करेंगे तो रोटेशन की 2 हो जाती है बेटा, ठीक है। वाइब्रेशन की कोई नहीं होती, हाँ जी। तो इस केस में आप इनको मानते हैं रिजिड, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक। हाई टेम्परेचर जब होता है तो इनकी रिजिडनेस कम होने लगती है, वाइब्रेशन एडिशनल आने लगता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास हो गई 5, क्लियर है। इसी तरह से आपको दिया जा सकता है डायएटॉमिक एट हाई टेम्परेचर, हाँ, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं क्लोरीन ऑक्सीजन सेम सिमिलर हो, सीओ भी आप ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो डायटोमिक, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे, यहां पे हाई टेम्परेचर पे बेटा ये हो जाती है नॉन रिजिड, यानी इसमें वाइब्रेशन भी आ गया, ओके। और जब ये वाइब्रेशन आ गया तो आपको पता है 3 डिग्री ये रही, रोटेशन की 2 रही, वाइब्रेशन की 2 डिग्री आ जाती, तो टोटल आपके पास हो गया 7, क्लियर। इसके बाद आपके पास पॉलीएटॉमिक आएगा। पॉलीएटॉमिक में 2 टाइप की होती हैं, एक होती है लीनियर और एक पॉलीएटॉमिक में आ जाती है नॉन लीनियर। जैसे अगर आप लीनियर की बात करेंगे तो CO2 दैट इज लीनियर, और नॉन लीनियर की बात करेंगे तो ये है आपकी अमोनिया, फाइन। प्लीज ध्यान रखिएगा, पहले हम केस लेंगे लोअर टेम्परेचर पे या रिजिड वाला। रिजिड वाले में क्या होगा, 3 डिग्री ट्रांसलेशन की, हाँ लीनियर की बात हो रही है, तो रोटेशन की 2, यहां पे कुछ नहीं, टोटल 5। पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे नॉन लीनियर की तो 3 + 3, रोटेशन की भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, यहां पे कुछ नहीं, टोटल 6, क्लियर है। और नॉन रिजिड में, नॉन रिजिड या हायर टेम्परेचर जिसे आप कहते हैं, तो पहले लिख ले रहा हूं पॉलीएटॉमिक लीनियर, तो ये मेरी हो गई 3 2 2, हाँ जी बिल्कुल ये डायटोमिक की तरह चलेगी। और यहां पर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, अब ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो 3 3 और 2 ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से आ जाती है, ये आपकी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, डायटोमिक नॉन रिजिड, पॉलीएटॉमिक रिजिड। पॉलीएटॉमिक में 2 केसेस आएंगे, लीनियर और नॉन लीनियर, उनमें भी रिजिड और नॉन रिजिड, तो सारे आपको ये याद होने चाहिए। अब अगर कोई आपसे कहे एट टेम्परेचर T व्हाट इज U,
उल्टा लिख दिया, टी यू एज अ फंक्शन ऑफ टी, यू एज अ फंक्शन ऑफ टी। अगर आपको गैस का नाम पता है ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो डायटोमिक है। तो कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा आपके रिजिड नॉन रिजिड के लिए, या टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो, कुछ ना कुछ मेंशन जरूर किया होगा। तो बस आपको करना क्या है, 3 इंटू, ये आपका एफ है बेटा, 3 इंटू हाफ आर टी, ये आपकी इंटरनल एनर्जी हो गई। यहां पे 5 इंटू हाफ आर टी, यहां पे 7 इंटू हाफ आर टी। समझ रहे हैं आप? तो 5/2 आर टी, 6/2 आर टी, 7/2 आर टी, और ये आपका 8/2 आर टी। ये आपकी एनर्जी हो गई पर मोल। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर n मोल्स दिए हैं तो n से मल्टीप्लाई करना होता है। बिल्कुल इस टेबल को बना लीजिए, ये रट जानी चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं इस पे और काफी लोगों को याद है। अब बेटा एक चीज और देख लेते हैं, एक हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जो रियल गैस इक्वेशंस होती हैं, जो रियल गैस इक्वेशन होती हैं वो, यस, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। लो प्रेशर, ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे रियल गैस इज वेरी क्लोज टू व्हाट, आइडियल गैस। ठीक है जी, वेरी क्लोज टू आइडियल गैस, ये आपका होता है। तो जब आप इसकी बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो ये आपकी आ जाती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स। यस, आर की वैल्यू का ध्यान रखिएगा, आर की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। कैलकुलेशन की ईज के लिए आपको बता दूं, इसको आप 25/3 रख लीजिएगा, आपके काफी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वो 8.31 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा भारी पड़ता है, 25/3 लगना, सब ऐसे कैंसिल हो रहा होगा। और अगर आपको कैलोरीज में दिया गया है तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। फाइन, ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसी को आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम आर टी। यहां पे स्मॉल एम मास ऑफ गैस, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ गैस। फाइन, ओके, बहुत बढ़िया। अब बेटा कई बार इस पे कुछ चीजें मिलती हैं जिसमें आप मिक्सिंग करते हैं गैसेस की, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, और ये एज्यूम किया जाता है कि उस समय वो आपस में रिएक्ट नहीं करें, कोलाइड कर रहे हैं पार्टिकल लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, मिक्सिंग ऑफ गैसेस की हम बात कर लें तो सपोज आपके पास एक गैस है, गैस 1 और गैस 2, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। U टोटल इज U1 प्लस U2। क्लियर है? U टोटल इज इक्वल टू U1 प्लस U2। ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आप दो गैसेस को ऐड करते हैं, आप समझिए U क्या है, इंटरनल एनर्जी। ये किसी गैस की, हाँ गैस के लिए सब कुछ यही है बेटा, उसकी जो जायदाद आप कह लीजिए ना, प्रॉपर्टी, हाँ केमिकल वाली नहीं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसने कमाया है आज तक, वो उसके पास जो इंटरनल एनर्जी है वही है। ठीक है, बैंक बैलेंस समझ लीजिए उसका। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, और ये जितनी कम होगी टेम्परेचर उतना कम होगा। और जब दो गैसेस मिल जाएंगी तो उनकी जायदाद भी मिल जाएगी।
हाँ, तो उनके एसिड्स जो हैं वो सब मिक्सअप होने हैं, तो U1 प्लस U2 टोटल एनर्जी ऐड होती है। क्लियर? अच्छा, इसमें और बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि गैस के N1 मॉलिक्यूल्स थे, गैस 2 के N2 मॉलिक्यूल्स, फाइन। इसका मोलर मास M1 था, इसका मोलर मास M2 था। तो कुछ चीजों पे कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास जो आता है M मिक्सचर का, वो आपका आ जाता है N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये समझ में आया? हाँ, ये M मिक्सचर आ जाता है। इसी तरह से अगर आप बात करें CV, हाँ जी, सीवी पता है आपको? हाँ, ये वही है मोलर हीट कैपेसिटी, जी बिल्कुल, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, ये आपकी होती है, वैसे लिख लीजिए इसको F/2R। CV इज F/2R फॉर एनी गैस। तो जब आप बात करेंगे सीवी मिक्सचर की, तो फॉर्मूला देखिए क्या बड़ा सिंपल सा है, N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इसी तरह से जब मैं बात करूंगा सीपी मिक्सचर की, सीपी क्या होता है? CV प्लस R। इसको आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा F/2/2R। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया। तो सीपी मिक्सचर आपका हो जाता है N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। और फिर एक टर्म आता है गामा, दैट इज अ रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। तो गामा मिक्सचर के लिए सबसे आसान जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीवी मिक्सचर बाय सीवी मिक्सचर। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये समझ में आया? अरे अरे अरे, एक मिनट, डिवाइड नीचे भी तो करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा N1CV1 प्लस N2CV2। हाँ, अब बना फॉर्मूला, देख लीजिए एक बार। N1CP1 प्लस N2CP2, हाँ ये डिवाइड कर देंगे ना बेटा, ये देखिए सीवी मिक्सचर, ये N1 N2 कैंसिल हो जाएगा, N1 प्लस N2। तो ये आपका टर्म हो गया गामा मिक्सचर का। वेरी गुड। तो सीवी मिक्सचर, सीपी मिक्सचर, गामा मिक्सचर, टोटल इंटरनल एनर्जी, इक्विवेलेंट मास, 5 फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है। इन 5 पे कई बार यूज हो जाता है इनका, कहीं थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पे यूज हो जाएगा बेटा इनका, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। अब बेटा अगर हम आए थर्मोडायनेमिक्स में, तो यहीं से एक्सटेंशन होगा थर्मोडायनेमिक्स की। जब हम बात करेंगे तो इसमें 3 टर्म आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा Q, दैट इज हीट। हाँ, दूसरा आपको मिलेगा डेल्टा U, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक ये मिलेगा बेटा। और उसके बाद W, दैट इज वर्क डन। ठीक है, अब इन 3 को अगर आपने समझ लिया तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी पूरी पूरी समझ में आ जाती है। तो जब मैं बात करता हूं बेटा Q की, तो Q आपकी बड़ी सीधा सा फॉर्मूला है, दैट इज NC डेल्टा T। ऐसे याद कर लीजिए, Q इज NC डेल्टा T। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NC T फाइनल माइनस T इनिशियल। N जो है आपका वो है नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। C जो है वो है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। यहां पे आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए।
ठीक। अब प्रोसेस के लिए एक आपको मेथड और बता दूं, अगर आपको कोई प्रोसेस दिया है पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जनरल प्रोसेस है, ठीक। इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए अगर आप सी कैलकुलेट करेंगे तो ये सी आपका आएगा सीवी सीवी प्लस सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, ये लिख लीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। ये कोई भी प्रोसेस, जैसे आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको ऐसा दिया होगा पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई मेरी सी कितनी हो गई, यहां पर एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये आपकी आ गई सीवी प्लस आर बाय 1 माइनस 2। ये समझ में आया? अच्छा, अगर आपको मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है तो आपको पता चल गया सीवी आपका आ गया 3/2 आर प्लस आर बाय, ओके माइनस कर दें, हाँ माइनस आर बाय 2, तो ये आपका कितना आ गया बेटा, सी आपका आर के बराबर आ गया। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछे हीट कितनी हो गई तो आप कहोगे एन इंटू आर इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कब? इस इक्वेशन के लिए। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पता है और आपको प्रोसेस पता है तो आप किसी भी प्रोसेस के लिए अपनी सी कैलकुलेट करके हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? एक चीज का और ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमारे फिजिक्स में जो हमारा सिस्टम है वो इस तरह से एज्यूम किया जाता है, यहां पे आप आइडियल गैस एज्यूम करते हैं, ये आपकी आइडियल गैस है, ठीक है। आप इसको याद रखिए एरो को, और यही आपके पॉजिटिव साइन है, ये आपकी हीट आ रही है और ये आपका वर्क डन हो रहा है, ठीक। तो साइन कन्वेंशन Q इज पॉजिटिव। Q पॉजिटिव का मतलब है हीट एडेड और एब्जॉर्ब्ड, और Q नेगेटिव का मतलब है हीट रिमूव्ड, ठीक है, और रिलीज, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये Q के बारे में हमने बात कर ली। हीट एक इंपॉर्टेंट टर्म थर्मोडायनेमिक्स का। हर प्रोसेस पे सी अलग अलग होगी, तो आपके इनफाइनाइट टाइप की प्रोसेसेस हो सकती है बेटा, जिनमें से आपने केवल 4 पढ़ी है। स्टैंडर्ड जो है वो 4 पढ़ी ना, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, वो 4 पढ़ी। कोई भी प्रोसेस हो सकती है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा आपका, हाँ, डेल्टा यू। थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल फॉर ऑल प्रोसेसेस। कोई भी प्रोसेस हो आपकी, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो टी एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी अगर आपको गैस का नाम पता है तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगा, आपको सीवी पता चल जाएगा और टेम्परेचर चेंज पता है, ठीक है। तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी only depends on initial and final temperature, not on the process to reach A to B.
ठीक है, तो आप ए से बी तक कैसे जाएंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे टेम्परेचर क्या है इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? तो कोई भी प्रोसेस हो, वेदर इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, वेदर इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, जो भी आपका इनिशियल फाइनल टेम्परेचर है उसके लिए आप सीधे सीधे इसको लिख देंगे एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो यहां पर साइन कन्वेंशन, अगर आपका डेल्टा यू पॉजिटिव आया दैट मीन्स आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा यू अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सीधा सीधा कहानी है, देख लो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो टी फाइनल टी इनिशियल से बड़ा होगा, दैट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर नेगेटिव आया तो टी फाइनल कम हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब थर्ड पॉइंट जो है दैट इज वर्क डन, दैट इज वर्क डन। अब अगर हम वर्क डन की बात करें बेटा, ठीक है, तो वर्क डन हमारा होता है इंटीग्रेशन पी डीवी, ये ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। वर्क डन दो तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आपको पीवी ग्राफ दिया होगा और या आपको कोई इक्वेशन दी होगी जिससे आप प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दूं, मैंने आपसे कहा आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल का मतलब हो गया T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से मेरी आइडियल गैस की इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू nRT। ये क्लियर हुआ? यहां से आप कहेंगे सर प्रेशर आ गया आपका nRT बाय V, तो आपको हमेशा प्रेशर को एज अ फंक्शन ऑफ V लिख लेना है, और आपका वर्क डन हो गया इंटीग्रेशन nRT बाय V dV। ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बता रहा हूं बेटा, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए ध्यान रखिएगा। यहां पे लिमिट आ जाएगी V इनिशियल टू V फाइनल। अब आपको पता है यहाँ एन आर टी तीनों कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया और ये आपका इंटीग्रेट होके एल एन वी बना। यहां पे आप लिमिट डाल दीजिए V इनिशियल टू V फाइनल, ये आपका बन जाएगा एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय V इनिशियल। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू एनआरटी, या पीवी क्यूब इज इक्वल टू एनआरटी, कुछ इस तरह से इक्वेशन दे, तो वहां पर आपको पी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ वी निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। हाँ जी, अब देखिए यहां पे फिर से, क्योंकि हम बार बार सीवी सीपी की बात कर रहे हैं, तो एक चार्ट और हमें याद होना चाहिए, और वो कैसा चार्ट है? अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैस की, मोनो एटॉमिक, ठीक है, और मैं बात करूं फिर डाई एटॉमिक। अच्छा, अभी मैं रिजिड नॉन रिजिड नहीं ले रहा हूं, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, पहले लीनियर और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। ठीक है जी। अब यहां पर मैं आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं, सीपी गामा, आप सब कुछ एक साथ लिख सकते हैं। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बेटा 3, ट्रांसलेशन की 3 होती है। तो आपका सीवी का फॉर्मूला है F/2R, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे 3/2R। इसमें एक R ऐड करेंगे, सीपी होता है सीवी प्लस R, एक R ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/2R, और गामा आपका होता है सीपी बाय सीवी, अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/3। कोई मुश्किल तो नहीं? ओके, डायटोमिक की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सीवी आपका 5/2R, सीपी आपका 7/2R, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 7/5।
समझ में आ रहा है? ओके, अब आप पॉली एटॉमिक की बात करेंगे, लीनियर की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ये आपका आ गया 5/2r 7/2r, ये आपका बिल्कुल बिहेव करता है डायटॉमिक की तरह। लेकिन अगर आप पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, यहाँ पे आपका आ गया 6/2r, यहाँ पे आपका आ गया 8/2r, ये आपका आ गया 8/6, कई बार इसे 4/3 भी लिख देते हैं, बात एक ही है। क्लियर? तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए सीपी, सीवी और गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और यहीं पे मैं कुछ प्रोसेसेस की बात कर लूं, तो जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, एक जनरल प्रोसेस मैंने आपको बता दी, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं उसमें अगर मैं लिखूं आपकी आइसोकोरिक, और है आपकी आइसोबारिक, और है आपकी आइसोथर्मल, और है एडियाबेटिक। फाइन। हाँ, इन प्रोसेस में तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस होती क्या है, जब मेरा V क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और बेटा जब V कांस्टेंट रहेगा तो dV कितना हो जाएगा, 0, यानी मेरा बिल्कुल सही बात है, आइसोकोरिक में वर्क डन मेरा हो जाएगा 0। U आपको पता है, U आपका होता है NCV डेल्टा T। प्रोसेस कैसी है, आइसोकोरिक, इसके लिए C जो होगा वो CV होगा, तो ये आपका आ जाएगा NCV डेल्टा T। कहानी समझ में आई? ओके, अब बात करेंगे आइसोबारिक की। आइसोबारिक की जब आप बात करते हैं तो बेटा आइसोबारिक में प्रोसेस के हिसाब से C आ जाता है CP, क्योंकि आइसोबारिक है, कांस्टेंट प्रेशर में C की वैल्यू CP होती है, तो NCP डेल्टा T, ये आपका हो गया NCV डेल्टा T। ठीक है। हाँ, अब एक लॉ हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ, वो क्या था, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, जो भी आप हीट सप्लाई करते हैं या तो वो इंटरनल एनर्जी को रेस करती है और इट गोज इन डूइंग वर्क ऑन द एनवायरमेंट। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो W आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, Q माइनस डेल्टा U, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका जाएगा NCP माइनस CV इंटू डेल्टा T। या डायरेक्टली अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, हाँ जी, NR डेल्टा T, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। बहुत आसान सी चीजें होती हैं, बिल्कुल रिदम में जैसे गाने चलते हैं ना, बिल्कुल वैसे चल रही होती है। ओके, अब बात करते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है, पहले यहां लिख दूं, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक और तरीका है याद करने का, दैट इज इक्वल टू PV फाइनल माइनस V इनिशियल, क्योंकि P कांस्टेंट है। ठीक, ओके। आइसोथर्मल की बात करेंगे तो T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे ही आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, यानी डेल्टा U आपका 0 आ गया बेटा, ये डेल्टा U 0 हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी नहीं। कुछ समझ आ रहा है? ओके, अब डेल्टा U अगर नहीं होगी तो W होगा। अभी अभी हमने W निकाला था, W हमारा आया था nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। क्या ये आया था, चेक कर लो भाई, nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। चलिए, और आपको पता है Q इज इक्वल टू W हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U 0 है, इस लॉ में लगाओ, Q इज इक्वल टू W, तो यानी हीट क्या हो गई, हाँ यहां पर C जो है ना, मैं यहां लिख भी देता हूं बेटा, C ये CV होती है, आइसोबारिक के लिए CP होती है, आइसोथर्मल के लिए ये इनफाइनाइट होती है, और डेल्टा T 0 होता है। इसलिए ये कहानी होती है कि यहां पे अनडिफाइंड C वाले फॉर्मूले से, NC डेल्टा T वाले फॉर्मूले से हीट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है आइसोथर्मल की कंडीशन में, बिकॉज ये इंफिनिटी है और ये 0 है। इन्फिनिटी इंटू 0 0 नहीं होता बेटा, ठीक है, तो यहां 0 मत लिख देना। एडियाबेटिक की जब आप बात करते हैं तो आपकी Q 0 हो जाती है, आपकी होगी NCV डेल्टा T, और आपका वर्क डन हो जाएगा माइनस NCV डेल्टा T।
इज इट क्लियर? हाँ जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -n F/2R डेल्टा टी। ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो। सीवी की वैल्यू क्या बताई थी? अभी अभी देखो ऊपर ये लिखी हुई है, सीवी ये लिखी हुई है F/2R। ठीक, हाँ, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं F/2 NR टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। चेक कर लो। हाँ, और भी एक गामा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट मैं अभी सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक पोर्शन को हमने कवर करने की कोशिश की, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो जेई मेंस 2020 में आए हुए हैं। एक पार्ट किया मैंने, अभी सेकंड पार्ट इसका बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में देखें। तो बेटा शुरू करते हैं जेई मेंस 2020 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है इसमें है आपका, नाइट्रोजन गैस इज एट 300 डिग्री टेम्परेचर, the temperature in Kelvin at which the RMS speed of a hydrogen molecule would be equal to the RMS speed of nitrogen molecule. Okay. तो बेटा अगर आप यहां पे देखें तो RMS स्पीड की बात कर रहे हैं, और हमें पता है V RMS हमारा होता है √3RT/m, यही था फॉर्मूला। ओके, अब वो कहता है कि दोनों की RMS स्पीड इक्वल हो जानी है। इसका मतलब दोनों की RMS स्पीड इक्वल हो जानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं 3RT नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? 3R कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आप कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2। ठीक, और नाइट्रोजन गैस का जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कितना? हाँ, ये 300 डिग्री सी है बेटा, तो ये केल्विन में लेना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 300 + 273। ओके, तो यहां से मैं डायरेक्टली इसे क्या लिख सकता हूं, 573/14, ये मेरा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन आ गया बेटा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 41 अप्रोक्सीमेटली, चेक कर लीजिए, 14 4 56 या 41 अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो इसका आंसर आपका 41, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में था, और इसका जो आंसर आया वो आपका बिल्कुल 41 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली अ गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V1 एट अ प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर 250 केल्विन। ओके, आपको इनिशियली वॉल्यूम, प्रेशर सब कुछ दे दिया गया। एज्यूमिंग दैट 25% ऑफ द मॉलिक्यूल्स get dissociated causing a change in number of moles. Okay, the pressure of the resulting gas at temperature 2000 Kelvin when contained in a volume 2V1 is P2. Okay, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया यार। हाँ, आइडियल गैस की जब हम बात करेंगे तो हम PV = nRT ये यूज करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं P1 × V1 = ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैंने n ले लिए हैं, और r को r ही रख लें क्योंकि ये कैंसिल हो जाना है, और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर दे दिया 250। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मेरी बन गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में उसने कहा भाई ये जो आपके n मॉलिक्यूल्स थे इसमें से 25% डिसोसिएट हो गए। और डिसोसिएट से क्या हुआ, क्योंकि ये डायटोमिक थे इसलिए डबल हो गए होंगे।
तो जरा देखें, ये n मेरा ब्रेक किया n/4, ये तो डिसोसिएट होके डबल हो गए, तो 2 इंटू n/4 मोल्स तो यहां से आ गए, और यहां पे मेरे पास बचे 3n/4। ठीक है, तो टोटल जो मेरे पास हो गए, हाँ इसे मैं n2 कह लेता हूं। n2 जो थे, n2 कितने हो गए बेटा? n/2 प्लस 3n/4, दैट इज 5n/4। ये मेरे पास फाइनल मोल आ गए। ठीक है ना, क्योंकि कुछ टूट गए तो वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए ना उसकी वजह से। चलिए, तो अब यहां पर मैंने लिखी इक्वेशन P2। वॉल्यूम का क्या? वॉल्यूम डबल कर दिया उन्होंने। ठीक है, मोल्स मेरे हो गए 5n/4, यहां पे R रखा, और टेम्परेचर मैंने रख दिया 2000। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। डिवाइड कर दो यार। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो V1 और V1 कैंसिल हो गए। ठीक, आपको निकालना क्या है? P2/P1 निकालना है। ओके, तो देखिए R से R कैंसिल हो गया, पहले काट पीट लेते हैं। 8 यहां पे आया, 4 से ये गया 2, N से N कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 ये भी कैंसिल हो रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे P2/P1 इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही आंसर भेजा आपने। P2/P1 इज इक्वल टू 5, यहां पे आपने 5 लिखा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस, कहीं पे कोई थर्मोडायनेमिक्स से कोई ऐसी हैवी चीज नहीं लगी, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन 0.1 मोल of monoatomic ideal gas at 200 Kelvin. If 0.05 mole of the same gas at 400 Kelvin is added to it, the final equilibrium temperature of the gas in the vessels will be close to. अब बहुत ध्यान से समझना है, आपके पास 0.1 मोल है। ठीक है, हाँ 200 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये है आपकी मोनोएटॉमिक गैस। तो आप U1 निकाल सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 3 हो गई बेटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास, मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, U इज इक्वल टू N F/2 RT। ये मेरी इंटरनल एनर्जी होती है। तो जब मैं इसकी बात करूंगा फर्स्ट वाले की, तो 0.1, ठीक है जी, हाँ 0.1 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 RT, ये लिख दूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है ना। ओके, तो 0.1 इंटू CV इंटू T, ये मेरे पास T टेम्परेचर जो है वो T1 हो गया। ओके, और U2 देख लो बेटा कितना है, यहां पे 0.05 इंटू सेम गैस ले ली। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, फिर सेम गैस ले ली तो यहां पे भी 3/2 R आ गया। ठीक है, और यहां पे मेरा टेम्परेचर है T2, और U फाइनल क्या हो गया, या टोटल जिसे आप कहेंगे U1 प्लस U2। अब ध्यान रखना है जहां गलती होती है बेटा, टोटल मोल कितने हो गए दोनों मिला के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 0.1 प्लस 0.05 रही तो मोनो एटॉमिक ना, तो 3/2 RT, दैट इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये मेरा आ गया 0.1 इंटू 3/2 R। T1 जो था वो हमारा 200 दिया हुआ है, ठीक है ना, और प्लस 0.05 इंटू 3/2 R। T2 जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया बेटा? 400। 400, बहुत बढ़िया। अब यार ये 3/2R तो उड़ ही गया, इसको उड़ा दो। आप पहले भी काट सकते थे, ज्यादा आसान हो जाता। ठीक है, अब ये मैं लिख देता हूं 15T इज इक्वल टू 30 इंटू 200 प्लस 2000। जरा चेक कर लो यार। ये आ रहा है? ओहो, यहाँ 30 नहीं, सॉरी सॉरी 30 नहीं, 30 नहीं, 30 नहीं, ये 10 है, ये 10 है।
ये बन रहा है बेटा, यहां से T आपका आ जाएगा 4000/15, 800/3, 800/3 आपका हो जाएगा 267। ओके, इंटीजर टाइप है, हाँ तो 267 आंसर आना चाहिए बेटा। केल्विन में ही पूछा, देख लो, हाँ केल्विन में पूछा, तो 267 केल्विन ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपने करना यह है कि दोनों एनर्जी, दो गैसेस को जब आपने ऐड किया तो उनकी एनर्जी जो है वो ऐड हो जाएगी और वही आपको लिख देनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ए डाइल्यूट गैस at pressure P and temperature T, the mean time between successive collision of a molecule varies with time T as, with T temperature है, सॉरी ये temperature T है। तो यार ये तो सीधे सीधे मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, हाँ जी, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा बाय वी, और वी जो हमारा था वो प्रोपोर्शनल था रूट टी के, तो सीधे सीधे हमारा आ गया टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट टी, और ऑप्शन आपका हो गया कौन सा सही, बी वाला। क्लियर है? देखिए इतने क्वेश्चन मतलब पढ़ने में टाइम लगेगा, बस सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड ना लगे, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। A gas mixture consists of 3 moles of oxygen and 5 moles of argon at temperature T. Okay. Assuming the gases to be ideal and oxygen bond to be rigid, the total internal energy in units of RT. Okay. Total internal energy, दो अलग अलग गैसेस मिक्स कर दिए यार, अभी तो किया था हमने ऐसा, बिल्कुल। तो यहां से आप देखेंगे U इज इक्वल टू N1 F1/2 RT प्लस N2 F2/2 RT। ये दो गैसेस मैंने ले ली, ठीक है। पहली वाली गैस के कितने मोल हैं, 3। गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब डायटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। N2 कितना दिया हुआ है, 5 मोल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस कौन सी है, आर्गन। आर्गन का मतलब मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये आ गया, क्लियर है। तो ये नेट में आपको मिल गया बेटा, सॉल्व करने के बाद 15 RT पूछा क्या है, इन यूनिट्स RT, तो RT आपने ले लिया, 15 आ गया जी आंसर। कोई है आंसर, ये रहा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर अ गैस ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, the molecules are assumed to be triangular and made of massless rigid rods whose vertices are occupied by atoms. Okay, the internal energy of a mole of the gas at temperature T. Okay, तो भाई इसमें करना क्या था यार, इंटरनल एनर्जी चाहिए, U ढूंढ लो। तो U के लिए क्या चाहिए आपको, N इंटू F/2 RT। टेम्परेचर T दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढनी है, ठीक। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर हो गया, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर हो गया ना। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई बेटा, चेक कर लो, 6 आ जाएगी। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गई तो 1 मोल के लिए 1 इंटू 6/2 इंटू RT, तो आपका आंसर सीधे सीधे आ गया 3 RT। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा। तो बस आपको वहां ये समझना था उस डायग्राम को देख के कि ये हमारा एटम किस तरह का है, और ये अगर आपको मिल गया तो फिर आप बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। हाँ जी, मैच द Cp/Cv रेशियो फॉर आइडियल गैसेस विद डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ तो अगर आप ऐसे ध्यान रखें बेटा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहीं पे देख सकते हैं, Cv इज इक्वल टू F/2 R, Cp इज इक्वल टू
F/2R प्लस R, और गामा आपका हो जाएगा F+2/F। आप वहीं पे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब आप बात करेंगे तो यहां पे 3 आ गई, 5/3। तो ए के साथ जो कनेक्टेड है वो ये है, ए के साथ कनेक्टेड है फोर्थ वाला। तो यार ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अब देखो डाई एटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक का मतलब 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 यानी 7/5, ये आ गया। तो बी वाला जो है उसके साथ फर्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला गायब हो गया। क्या करें भाई, ये देखिए आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं क्या बताऊं। तो बिल्कुल ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। A liter of dry air at STP expands adiabatically to a volume 3 liter, ठीक है जी। गामा इज इक्वल टू 1.4, वर्क डन बाय द एयर इज, ओके। अब यहां पर बेटा ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका ये एडियाबेटिक का वर्क डन क्या है, ठीक। तो एडियाबेटिक का वर्क डन जब हमने देखा था, हाँ, अगर आपको फॉर्मूला याद है सीधे सीधे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो NRT करके डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, Q इज इक्वल टू 0 रखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U आ जाएगा, माइनस NCV डेल्टा T, CV की वैल्यू डालिएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर आपको वैल्यूज निकालनी है। अब देखिए क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल गिवन है, ठीक है। एसटीपी दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, बस वैल्यूज पुट करनी है, तो करें। अच्छा, हमें फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो बेटा एडियाबेटिक कंडीशन दी हुई है, एडियाबेटिक कंडीशन होती है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P इनिशियल V इनिशियल टू द पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल टू द पावर गामा, ओके। चलिए जी, अगर हमें ये दिया हुआ है तो अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। P इनिशियल V इनिशियल दिया हुआ है हमें 1 लीटर, चलिए 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। प्रेशर दिया हुआ है 1 ATM, ओके। अभी मैं ATM और लीटर वाला चलता है, केमिस्ट्री वाली चीज ज्यादा लग रही है। P फाइनल 3 लीटर हो गया, ठीक है। और V फाइनल मुझे निकालना है, और गामा मेरा हो गया 1 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1.4 दिया हुआ है। हाँ हाँ, एक मिनट, ये उल्टा है। यहाँ P फाइनल मुझे निकालना है, और ये 3 दिया हुआ है, ओके। 3 टू द पावर 1/4 की वैल्यू भी दी हुई है आपको, ये रही। तो यहां से आपका जो P फाइनल आ गया बेटा, वो आ गया 1/3 टू द पावर 1.4, कुछ ऐसा आ रहा है क्या। चलिए, तो बस इसको यहाँ पे डाल दें वैल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, P इनिशियल यानी 1 इंटू 1 माइनस P फाइनल, P फाइनल मेरा है 3 इंटू 1/3 टू द पावर 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1, और ये मेरी यूनिट आ गई ATM लीटर पे। हाँ, इसमें सारा खेल यूनिट का है बेटा, या तो आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए या बाद में भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 टू द पावर 1.4 इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये आपका आ जाएगा 4.6555 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4.6555 इंटू 0.4, जरा चेक करो TM लीटर, मेरा तो कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये मेरा आ गया 1.6555, ओके, डिवाइडेड बाय 4.655 इंटू 0.4 ATM लीटर। अब ATM को हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 टू द पावर 5, और लीटर को हम लिख देते हैं 10 टू द पावर -3।
तो यहां से ये आपका आ जाएगा 165.55, 100 आ गया ना, ठीक है। और ये नीचे डिवाइड होके आया आपका 4.6 इंटू 0.4, ओहो, तो ये आपका 16.6 यार, सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको तो। 100 से कुछ कम आ रहा है क्योंकि ये उससे ज्यादा हो जाएगा, 70 कुछ आ जाएगा। हाँ, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 90 समथिंग आएगा। कुछ है आंसर? हाँ, ये तो रहा यार, अरे ये तो ऑप्शन है, इंटीजर टाइप थोड़ी सीधे सीधे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वाला आंसर, 90.5 आंसर, ठीक है। हाँ, मुझे लगा ये इंटीजर टाइप में, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बेटा बी है, 90.5 जूल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider two diatomic gases A and B at some temperature T. Molecules of the gases gas A are rigid and have a mass m. Molecules of gas B and have an additional vibrational mode and have mass m/4. The ratio of specific heats. Okay. तो CV(A) by CV(B) पूछा गया आपसे। अच्छा जी, तो बस डिग्री ऑफ फ्रीडम ढूंढनी है यार, मास के साथ तो कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। मोलर मास दिया होता तो भी कुछ कंफ्यूजन शायद बनता, अभी तो मास दिया हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब मैं बात करूं गैस ए की, तो गैस ए के बारे में कहा गया डायटोमिक है और रिजिड है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी 5 हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे CV(A) लिखूं तो ये मेरा आ गया F/2R, कोई डाउट तो नहीं। चलिए गैस बी की बात करूं, गैस बी की जब मैं बात करूंगा तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस बी के बारे में कहा है, अच्छा है दोनों डायटोमिक, एडिशनल वाइब्रेशन, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी 7 हो गई और 2 वाइब्रेशन के और आ गए, है ना, वाइब्रेशनल मोड और आ गया, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ गई। तो CV(B) जो मेरा आ गया वो 7/2R आ गया, क्लियर है। और पूछा क्या है CV(A)/CV(B), तो 5/7 ऑप्शन होना चाहिए, कोई है? बी ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल ये बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। तो इसका रेशियो जो आएगा आपका, आप डिवाइड कर देंगे तो 5/7 आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, कई बार क्या करते हैं 5/7 और 7/5 दोनों दे देते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि वो रेशियो क्या है। यहाँ तो बहुत आसान हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन, तो बहुत आसान क्वेश्चंस मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हैवी होंगे। An ideal gas is in a closed container is slowly heated as its temperature increases. Which of the following statements are true? ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया आपने, द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, अच्छा, द मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द मीन कोलिजन टाइम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर हम बात करें, हमसे लैम्डा और टाउ 2 के बारे में पूछा गया बेटा, तो अगर आपको याद हो तो लैम्डा जो हमारा फॉर्मूला था, लैम्डा के साथ टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं था। लैम्डा हमारा था 1/√2 ND², ठीक है। और टाउ जो हमारा था उसमें तो नीचे VRMS आया था, तो ये यहां पर हमें पता था 1/√T है, ठीक। तो इसके हिसाब से हमें आंसर ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, ओके। तो अगर आप देखें द मीन फ्री पाथ रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकॉज ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो सी करेक्ट है। और द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टाउ डिक्रीज करेगा, तो बी एंड सी करेक्ट हो गए आपके, ऑप्शन आपका हो गया डी। समझ में आया? हाँ जी, तो यहां पर फॉर्मूला लिख के बस सोचना था कि क्या करना। देखिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगा, आपको फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मीन फ्री टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर
ओके, टी के साथ 1/t के साथ रूट, ओहो, ये तो बहुत आसान हो गया भाई, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t। ठीक है, या आप लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू के 1/√t, ऐसे करके। टाउ को आपने प्लॉट किया y पे और k को आपने, सॉरी, 1/√t को प्लॉट किया, तो ये आ गया x पे। तो y इज इक्वल टू के एक्स, स्ट्रेट लाइन आपकी बन गई पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई दिख रहा है ऑप्शन? बिल्कुल सही बात है, लीनियर रिलेशनशिप आया पासिंग थ्रू ओरिजिन। मेरे को तो ये वाला आंसर लग रहा है, आप एक बार अपने एंड पे चेक कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डी ऑप्शन इसका आ गया। टू गैसेस आर्गन, atomic radius 0.07 nanometer and atomic weight 40, and xenon, atomic radius 0.1 and atomic weight 140, have the same number density. Okay, n सेम दे दिया, n आपको सेम दे दिया बेटा, ठीक है, एंड आर द सेम टेम्परेचर। ओके, टी भी सेम दे दिया, क्या बात है। तो सारा खेल हमें देखना है एटॉमिक रेडियस यानी डायमीटर के बेसिस पे, और एटॉमिक वेट, वेट मतलब मोलर मास आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे फॉर्मूला देखें, टाउ, ओके, मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, टाउ आर्गन बाय टाउ जिनॉन था। ओके, दैट इज इक्वल टू डी जिनॉन स्क्वायर, और यहां पे नीचे आया था ना, और वी जिनॉन। ओके, यहां पे मेरा आ जाएगा डी आर्गन स्क्वायर, ये डायामीटर चल रहा है, और यहां पे मेरा आ जाएगा वी आर्गन। क्लियर है? अच्छा, अब ये वी जो थी ये मेरी स्पीड चल रही थी। स्पीड को अगर आप देखेंगे आरएमएस, अगर देखें √T/m था, टी के साथ रिलेशन नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज प्रोपोर्शनल टू √T/m, यानी v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी मेरा फॉर्मूला बन गया dxe स्क्वायर बाय डी आर्गन स्क्वायर इंटू √ रिवर्स हो जाएगा मास आर्गन बाय मास जिनॉन, ये बन गया। और ये वैल्यूज दी गई, इन पे वैल्यू रखनी है आपने केवल, ठीक है। और निकालना क्या था आपको? ओके, यही निकालना है, τ1/τ2। तो देखें जरा क्या आएगा। जिनॉन का दिया हुआ है, जिनॉन आपको दिया हुआ है dxe 0.1, देखिए रेडियस और उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों को सेम ले लेंगे तो एक ही बात आ जाएगी। तो ये आपका गया 0.07 इसका होल स्क्वायर, तो 100/49, तो इसको लिख देंगे बाद में। ओके, यहाँ पे मेरे पास आया है, कैलकुलेशंस हैं बस, और तो कुछ नहीं है, 40/140, क्या ये आ रहा है? चेक करो। हाँ जी, हाँ भाग रहा भाई। हाँ, अब अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास क्या आ गया। अच्छा, मैं, आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ इसको। ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा आ गया 2/√14, 2 बाहर आ गया और √14 यहाँ आ गया, तो ये मेरा है 200/49 √14। ओके, इससे अगर मैं देखूं तो 4 के आसपास ये आ रहा है, और वो 4 से थोड़ा कम आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए बेटा। कोई है ऐसा आंसर? ये ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है। हाँ, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहां से अप्रोक्सीमेशन ले, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए इंटीजर टाइप होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, वहां तो पूरा या न्यूमेरिक वैल्यू जो है ना, वहां पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता है। यस, ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Consider a mixture of n moles of helium gas and 2n moles of oxygen gas
मॉलिक्यूल्स टेकन टू बी रिजिड, ओके, तो वाइब्रेशन का कोई डिग्री नहीं लेनी है। एज एन आइडियल गैस सीपी बाई सीवी बताना है। ओहो ओहो, तो भाई सीपी बाई सीवी यानी गामा बताना है। तो गामा मिक्सचर इज सीपी मिक्सचर बाय सीवी मिक्सचर, और सीपी मिक्सचर का फॉर्मूला था N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। यहाँ पे N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये समझ में आया? और आप देख रहे हैं N1 प्लस N2 उड़ गया, तो सीधा सीधा इस पे वैल्यू पुट करनी है आपको, और कुछ नहीं करना था। तो N1 कितना दिया हुआ है? N दिया हुआ है। CP1, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, पहली गैस अगर आपने हीलियम ले ली तो हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या आ जाएगी? 3, ठीक है, और 3/2R आपका CV आ गया, और 5/2R आपका CP आ गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको रख दीजिए आप यहाँ पे। CP लिखना है ना, तो N इंटू 5/2R प्लस 2N इंटू, ऑक्सीजन गैस है, डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आई, तो CV 5/2R और 7/2R आ गया, ओके। तो 2N इंटू 7/2R ऐसे लिख दूं, डिवाइडेड बाई N इंटू 3/2R प्लस 2N इंटू 5/2R। ये कुछ बन रहा है यार। अब देखो NR तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें 19 ये आ गया, तो ऊपर 19/2, और ये आपका आ रहा है 13/2, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 19/13 कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन है, ये रहा आपका 19/13। तो ये आंसर होना चाहिए इसका। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस विद CP/CV इज इक्वल टू 5/3, ओके, are mixed with 3 moles of another ideal gas with CP/CV is equal to 4/3, okay, the value of CP/CV for the mixture, okay। अब देखिए यहां पे तो क्लियर है बेटा, ये हमारा 5/3 है, तो यानी कि हमारी मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्लियरली लिख सकता हूं CP इज इक्वल टू 5/2R और CV इज इक्वल टू 3/2R। बहुत ज्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो है 4/3, अगर आपको याद हो तो ये आता था किसके लिए? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, पॉलीएटॉमिक के लिए आया था ये, और ये आपका था 8R/2 CP, और CV आपका था 6R/2, क्लियर? 4R और 3R आप इस वे में लिख सकते हैं उसको, ठीक। बस ये अगर आपको समझ में आ गया ना, ये क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हमने कराई होती है आपको कि भाई ये आप देख के समझ सके कि CP/CV क्या है, नहीं तो फिर CP/CV के टर्म्स में लिखिए उसको। तो यहां से आप सीधे सीधे गामा मिक्सचर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? N1CP1 प्लस N2CP2 बाय N1CV1 प्लस N2CV2, क्लियर? बिल्कुल, आप इसमें वैल्यूज डालिए, तो मोल कितने? 2 मोल्स हैं। CP कितना दिया हुआ है? 5/2R प्लस कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। CP कितना दिया हुआ है सेकंड वाले का? 8R/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू CV कितना दिया हुआ है पहले वाले का? 3/2R, चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे। 3 इंटू 6R/2, मेरे हिसाब से तो ये बन रहा है बेटा, ठीक। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो R तो मेरा उड़ गया, चलिए, तो ये 9 और 3 12 नीचे आ रहा है,
और ये मेरा आ गया 4 या 12 और 2 कैंसिल 17 by 12 आ रहा है। कुछ है ऑप्शन ऐसा? मुझे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 17/12 देख लो यार। 1.5 बचा 4। ओहो 1.4 वाला कोई आंसर है? अच्छा दो आंसर है तो फिर पूरा देखना पड़ेगा। तो 1.42 आ जाएगा यार। ये वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। देखिए ये दो क्लोज दे दिए थे ना, इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगी, अदरवाइज तो देखते ही समझ में आ रहा था। अच्छा 1.45 भी है भाई, तीन ऑप्शन। तो 1.42 है, गामा मिक्सचर इज 1.42। ठीक है, चलिए तो आज के लिए कभी नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेसेस की बात करेंगे और इंजन और रेफ्रिजरेटर इस पे क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी एफिशिएंसी पे, एनर्जी रिलीज पे, तो उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।